हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है गिलकी की उन्नत खेती यानी स्पंज गोर्ड फार्मिंग। गिलकी एक वेल वर्गीय एक तुरई वर्गीय फसल है और गिलकी की दोस्तों जो खेती है काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है और काफ़ी अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है गिलकी का। वैसे भी बरसात के दिनों पर, सर्दियों पर, गर्मियों पर गिलकी को काफ़ी ज़्यादा खाया भी जाता है और मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो हमारे किसान भाई गिलकी की खेती कब और कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। जैसे अनुकूल समय, जलवायु, भूमि, उन्नतशील हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्रति एकड़ सीड्स कौन कौन सी रोग बीमारी आती हैं, उनका इलाज, उपाय, ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए खाद और उर्वरक मात्रा की जो संतुलित क्वांटिटी पर कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्पादन के ऊपर बात करेंगे, लाइफ साइकिल और जो खतरनाक बीमारी आ सकती हैं तो उनको आप कैसे प्रिवेंटिव में आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फसल को कैसे बचा सकते हैं और एक एकड़ में यदि आप गिलकी की खेती कर रहे हैं तो कितना आपको प्रॉफिट होगा। संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। गिलकी की खेती और गिलकी एक बेल वर्गीय फसल है और जिसे इंग्लिश पर स्पंज गोर्ड फार्मिंग भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय कि कौन से समय पर हम गिलकी की खेती करें। तो गिलकी की खेती आप सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों सीजन पर कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों बरसात पर खेती कर रहे हैं तो जुलाई और अगस्त यह 2 महीने काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं। गर्मियों के लिए आप जनवरी से फरवरी और दोस्तों सर्दियों के बारे में बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीने पर आप सर्दियों के लिए गिलकी की खेती कर सकते हैं। उपयुक्त भूमि के ऊपर बात करें तो गिलकी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की सॉइल पर आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन के लिए काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट या फिर पीली भूमि, हल्की भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बरसात पर आप खेती कर रहे हैं तो जल भराव खेत पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 तक चल जाती है और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो कम से कम 15 से 16 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। औसत जो टेम्परेचर रहता है इस फसल पर एक बेल वर्गीय फसल है तो इसमें पाला लग सकता है। तो ठंड के दिनों पर इस फसल को आप प्रोटेक्ट कर सकते क्रॉप कवर लगाकर। बाकी इस फसल पर यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दियों पर डाउन जाता है तो फिर पाला लगने की पूरी संभावना रहती है। पाला लगने की संभावना है तो फिर पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करते रहना चाहिए और बीच बीच में खेत में धुआं भी करना चाहिए। खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर दकफेट तोथल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे है हैरो है या फिर रोटावेटर है या फिर डिस्क हैरो से आपको मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी जर्मिनेशन अंकुरण उतनी ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलेगा। खेत में एकदम साफ सफाई रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों बात करते हैं जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद एक एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करते हैं कि भारत भर में तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सही प्रकार की भूमि सभी राज्यों पर और सही प्रकार की जलवायु पर हाइब्रिड जो किस्में हैं अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में बात करें तो VNR की आलोक F1 के नाम से आती है, सरंगिरो की नूतन के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 441 के नाम से आती है और महिको की हरिता के नाम से आती है। ये 4-5 किस्में हैं, काफ़ी अच्छी किस्में हैं, काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती हैं और इन किस्मों में अन्य वैरायटी की तुलना पर रोग बीमारी का प्रकोप कम रहता है। क्या आपने इससे पहले गिलकी की खेती की है और की है तो कौन सी वैरायटी को लगाया है और क्या उसके रिजल्ट रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो लगभग आपको 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी
1 एकड़ के लिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं या फिर मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5 किलोग्राम 1.5 kg सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बीज उपचार के ऊपर अगर बात करें दोस्तों तो गिलकी का बीज उपचार करना भी ज़रूरी है। यदि आप देसी या फिर घर का बीज लगा रहे हैं तो फिर बीज उपचार आप CM75 कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% जो फंगीसाइड आती है तो 5 ग्राम फंगीसाइड लेना है 1 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के बाद। यदि आप बुआई करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब आप बुआई करें तो उस समय आपको कौन कौन सी न्यूट्रिएंट कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि भूमि हल्की है, कम उपजाऊ है तो फिर ऐसी कंडीशन पर कम से कम 2 ट्रॉली गोबर की खाद लेना है। SSP सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें सल्फर की भी मात्रा होती है उसको लेना है दोस्तों आपको 100 kg पाउडर फॉर्म वाली। DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट और पोटास 60% वाली 20 किलो, इन सभी को मिक्स करना है। और जो आप बुआई कर रहे हैं या फिर रोपण कर रहे हैं या फिर वेट तैयार कर रहे हैं तो उस समय प्राइमरी न्यूट्रिएंट के रूप में इन खादों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मंडप तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं क्योंकि स्पंज गोर्ड की खेती जो है यदि आप गर्मियों पर कर रहे हैं, सर्दियों पर कर रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से मिट्टी पर जो शाखाएं रहती हैं वेल नीचे ही पड़ी रहती, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन खासकर यदि हम बरसात के दिनों पर गिलकी की खेती करते हैं तो फिर शाखाओं को ऊपर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मंडप तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मंडप तैयार करने के लिए जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार 3 बांसों की जो आकृति में आप देख रहे हैं आयताकार बांस का मंडप तैयार करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रमुख रूप से जो आवश्यक सामग्री है 800 से 2000 बांस के टुकड़े 8 फीट ऊंचाई वाले मजबूत होने चाहिए। प्लास्टिक की रस्सी 25 kg, जो पैड वायर है वो जो 130 रुपये kg के आसपास मिलता है आवश्यकता अनुसार। और बुनाई के लिए धागा, अब कुछ किसान भाई जाल का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान भाई झाड़ी नुमा डालियों का भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो धागा है सस्ते पर बहुत ही बेहतरीन है शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए। अब किसान कमेंट्स करते हैं कि क्या यह धागा टूटता नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसका काम केवल शाखाओं को ऊपर चढ़ाना रहता है। बाकी जब हम मंडप तैयार करेंगे तो फिर काफ़ी मजबूती देना पड़ेगी, वो हम आपको आगे बतलाएंगे। तो फिर आवश्यकता अनुसार 2-3 हज़ार रुपये का 1 एकड़ में धागा लग जाता है, मीडियम मोटाई होती है। तो सर्वप्रथम आपको स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लगभग रोपण से 15 दिन पहले ही आपको पूरा जो बांस है बम्बू उनकी अरेंजमेंट मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। उसके बाद मंडप जैसे आपने पौधरोपण कर दिया 15 दिन के आसपास की फसल हो गई तो आपको बांस सब्बल की मदद से कुछ इस प्रकार 15-15 फीट की दूरी पर आपको बांस के मंडप गड़ाने चाहिए। छत बनाने के लिए एक बांस को आड़े में बांधें, मंडप की ऊंचाई 7 फीट रखें और मंडप के दोनों साइड 4 रस्सी खींचनी है जो कि प्लास्टिक की आती मजबूत रहती हैं। कुछ इस प्रकार धागे से आपको ठीक तरीके से बुनाई करनी है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार धागे से बुनाई की जाती है। धागा का प्रयोग केवल शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए किया जाता है, ज़्यादा उसमें वजन नहीं आता, टूटता बिल्कुल भी नहीं है। और छत में जो मंडप है एकदम टॉप शीर्ष है उसमें 4 रस्सी और कम से कम 3 पैड वायर खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंडप जो होता है उसको वजन जो होता है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए स्टे यानी वजन कंट्रोल गड़ाए जाते हैं जो कि हवा चलने पर, तूफान आने पर जो मंडप है ज़मीन पर ना गिरे। इस प्रकार आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, आड़े पर बांस लगा सकते हैं और धागे कुछ इस प्रकार लपेटते हुए शाखाओं को ऊपर चढ़ाना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि कितनी दूरी पर हम मंडप तैयार करें या फिर पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। तो यदि आप मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखनी चाहिए। मंडप से मंडप की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। यानी एक मंडप पर 2 आपको लाइन लगानी पड़ेगी, दोनों की शाखाओं को मंडप में चढ़ाना पड़ेगा। और फिर जब एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी जो चलने के लिए, निराई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, खाद देने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए 3 फीट जगह पर्याप्त होती चलने के लिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं 3 फीट जगह है। तो इस हिसाब से यदि दोस्तों आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपने मल्चिंग लगा रखी है
और दोस्तों आप मंडप तैयार नहीं कर रहे, गर्मियों पर सर्दियों पर खेती कर रहे हैं ड्रिप विधि से, तो 16 mm ड्रिप को आप लगा सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो लगभग आपको 2 फीट रखनी चाहिए। एक बेड पर आपको सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। फिर डायरेक्ट फील्ड पर आप एक एक दो दो बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना गिलकी का ऐसा नहीं कि आप पौधे तैयार करें तब पौधरोपण करें। यदि पौधरोपण आप करते हैं, जैसे आप बरसात पर गिलकी की खेती कर रहे हैं, बरसात हो रही है लेकिन आपको जुलाई के महीने पर, जुलाई अगस्त पर पौधरोपण करना है, तो फिर आप झोपड़ी या फिर जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है वहाँ पर आप पौधशाला भी तैयार कर सकते हैं। 20 दिन के आसपास में पौधे तैयार हो जाते हैं, 20 से 25 दिन के आसपास का समय लगता है। गिलकी की फसल के लिए सिंचाई के ऊपर बात करें दोस्तों, तो सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यदि आप प्रॉपर सिंचाई करेंगे और ज़्यादा भी सिंचाई करेंगे तो फिर पीलापन की समस्या आ जाती है गिलकी की फसल पर। यदि खरीफ सीजन पर कर रहे, बरसात हो रही, तो फिर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मियों के दिनों पर आपको यदि सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई की भी अलग अलग विधियां हैं। जैसे ड्रिप से आप सिंचाई कर सकते हैं, फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2, 3-3 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। फ्लैट एरीगेशन से 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। गिलकी की फसल को आप स्प्रिंकलर एरीगेशन से सिंचाई ना करें, बाकी फ्लैट एरीगेशन, ड्रिप एरीगेशन और क्यारी नाली विधि से आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, वीड कंट्रोल। तो गिलकी की फसल पर यदि खरपतवार का जमाव ज़्यादा रहता है तो फिर पीला मोज़ेक वायरस भी फैलता है तेजी से और सफ़ेद मक्खी एफिड एसिड का बढ़ावा तीव्र गति से मिलता है। तो साफ़ सफाई रखिए और प्रॉपर मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी बनाए रखिए और मिट्टी को ठीक तरीके से जड़ों के पास से आप चढ़ाते रहिए, टॉप ड्रेसिंग करते रहिए, निराई गुड़ाई करते रहिए। और आप चाहें तो खरपतवार मुक्त के लिए जो बायर कंपनी की बिप्स पर आती है उसको भी 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, वो खरपतवार को कंट्रोल कर देती है। बाकी निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार मुक्त रखते हैं तो फसल एकदम स्वस्थ रहेगी, ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलेगा। तो निराई गुड़ाई ज़रूरी है। पहली निराई गुड़ाई 30 से 40 दिन, दूसरी निराई गुड़ाई 70 से 80 दिन की फसल होती है तो 2 निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से फसल विकास करती जाती है, खरपतवार का जमाव होता है, निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि भाई साहब 2-4 बीमारी आती हैं, उनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग पर तो आप स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए, पीला ट्रैप और नीला ट्रैप, येलो और ब्लू ट्रैप लगाइए। 1 एकड़ में 20 फीस पर्याप्त हैं। इससे रस चूसक कीटों को अट्रैक्ट करती है, कीट चिपक जाते हैं और बिना स्प्रे पर कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और फ्रूटिंग स्टेज पर फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी ट्रैप को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं, ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग पर इमिडाक्लोरपिड है, एसिटाइप्रिड है, थार्मोथाजोम है, इनका स्प्रे करते रहना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन की, कौन कौन से कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको 1 एकड़ में 20 फीस लगाना है, तो प्रमुख रूप से वाइट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा दोस्तों फल मक्खी है, हरी इल्ली है, सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पीला मोज़ेक वायरस है, लाल कद्दू बीटल है और फलों को नुकसान पहुंचाने वाली छोटी हरी इल्ली परेशान करती हैं। तो फोटो पर जो आप देख रहे हैं, चाहे एफिड एसिड हो, थ्रिप्स हो, यह हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इल्ली परेशान करती हैं। तो इनकी रोकथाम करना, बीच बीच में वाइट ग्राब है, सफ़ेद लट जिसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों दीमक परेशान करती है और सूखने की समस्या आती, बिल्ट की समस्या आती है और वायरस रोग आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या फिर हमारी फसल को एकदम जीरो कर देता है और पैदावार को भी घटा देता है। तो रोग बीमारी तो कई प्रकार के आते हैं, वायरस भी आता है जिसे हम हिंदी पर कोकड़ा रोग कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान भी हैं, तो सब कुछ आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए बात आ गई कोकड़ा की, वायरस की। तो वायरस की आप ऐसी कोई दवाई नहीं है कि स्प्रे कर दी और रिजल्ट मिल गया, बल्कि सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट फैलाते हैं। और सबसे पहले आपको फसल चक्र अपनाना है, यानी आपको लगातार एक ही फसल को बार बार खेती नहीं करनी चाहिए। जैसे गिलकी की खेती आप कंटिन्यू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक काम करना है कि कुछ ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जो कि नई वैरायटी हो, रेजिस्टेंस पावर हो, वायरस कम आता हो
उन्हीं किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात, यदि वायरस ना आए तो आपको प्रिवेंटिव में सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड जैसे माइट्स, थ्रिप्स के प्रॉपर स्प्रे लेने पड़ेंगे, जिससे जो सकिंग पेस्ट क्योंकि वायरस को फैलाते हैं उनकी स्प्रे आपको लेनी पड़ेंगी। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा में थार्मोथॉक्सोम है 10 ग्राम लेना है। यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड 35 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। अब जो हम आपको स्प्रे बतला रहे हैं, यदि कीट रोग का प्रकोप है तो आपको स्प्रे करना है, नहीं तो अंतर को जो गैप है उसको आप बढ़ा सकते हैं। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, तो लांसर गोल्ड यूपीएल कंपनी की 35 ग्राम पोषक सुपर 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे के ऊपर बात करते हैं, तो जब गिलकी की फसल 75 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायोआर 303 30 ml बायर कंपनी की कॉन्फिडोर आपको 10 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ जो स्प्रे है 100 से 125 दिन के आसपास की फसल होती है, तो टाटा की ताकत फंगिसाइड 40 ग्राम बायर कंपनी की सोलेमन 12 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार आप स्टिकी ट्रैप लगाते हैं फल मक्खी के लिए, जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, लाइट ट्रैप है, इनको लगाइए। और स्टार्टिंग पर ज़्यादा महंगे नहीं बल्कि नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, मीडा है, एसिटामिप्रेड है, इनकी स्प्रे करें। प्रोफेनोसाइपर है, एसीफेट है, तो इनका स्प्रे करने से और बीच बीच में आप एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करने से बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट की यदि डिफिशियंसी रहती, कमी रहती है तो पैदावार घटेगी। प्रॉपर आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो खाद का जो शेड्यूल है, यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो फर्स्ट खाद 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है, ट्रांसप्लांट या फिर बुआई से, तो यूरिया 40 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलो, इन दोनों को आपको ठीक तरीके से मिक्स करना, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है, तो यूरिया आपको 35 से 40 किलोग्राम, सागरिका दानेदार जो कि सी वीड एक्सट्रैक्ट है 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है और जड़ों से 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से पहले निराई गुड़ाई करें, फिर खाद दें, थोड़ा सा मिट्टी को खोदकर जड़ों से 3-4 इंच दूर, फिर सिंचाई करें, बेहतरीन आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और यदि आप मंडप विधि से गिलकी की खेती कर रहे हैं, जो सूखे नीचे के सूखे पत्ते हैं उनको आप कट कर सकते हैं और प्रॉपर शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहना चाहिए। ज़्यादा दिन तक फसल हरी भरी रहे तो प्रॉपर नाइट्रेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद आती है, उसका भी आपको इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप गिलकी की फसल पर थोड़ा सा ड्राईनेस करके सूखा कर पानी देंगे तो फसल लॉन्ग लास्टिंग तक चलेगी, नेमेटोड्स की समस्या नहीं आएगी। यदि नेमेटोड्स की समस्या आती है तो बायर कंपनी की बेलम प्राइम, अब नेमेटोड्स क्या है, जड़ों पर गांठें बन जाती हैं जो कि पैदावार घटता है, पीलापन की समस्या रहती है और कई प्रकार की समस्या और भी आ जाती हैं। तो बायर कंपनी की वेलम प्राइम आती है, यह एक निमेटिसाइड्स है, तो 500 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना चाहिए, सॉइल एप्लीकेशन से, स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएं। एवं थर्ड खाद के ऊपर बात करें तो 110 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है, तो यूरिया 30 किलो, MOP 10, SSP 25 और DAP 15, इन चारों को मिक्स करें और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इनको बीच बीच में जो खादें बतलाई हैं इनका इस्तेमाल करें। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है और साथ ही कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरोन का इस्तेमाल करने से बीच बीच में बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन अलग है फर्टिगेशन का। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, जब हमारी दोस्तों फसल लगभग 20 दिन से लेकर 40 दिन के मध्य होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद आपको चलाना चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो कॉम्बिनेशन है 50 से 75 दिन 5-5 दिनों के अंतराल पर एक दिन में 3 किलोग्राम खाद आपको छोड़ना है और आपको अंतर रखना है 5-5 दिन का, एक दिन में एक खाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करें तो 80 से 120 दिन के मध्य की जब फसल होती है तो
इन लगभग 40 दिनों पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि 6-6 दिनों के अंतराल पर 4-4 किलोग्राम जो कि डोज देख रहे हैं, खादों के नाम देख रहे हैं, एक दिन में एक खाद यानी 4 दिन का अंतर रखना चाहिए। एक दिन में एक खाद यानी है 4 किलो की दर से, और फिर 6 दिन का आपको अंतर रखना चाहिए। तो जो भी आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर रहे हैं या ड्रिप से खेती कर रहे हैं, यदि ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खादों की आपको आवश्यकता अनुसार पूर्ति करनी पड़ेगी। जैसे घुलनशील खाद 19-19 है, 052-34, 0050, 1261, 013, 045, 17, 044 है, 1744, 0 जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल आवश्यकता अनुसार चलानी चाहिए। यदि भूमि हल्की है तो पोषक तत्वों की जो कमी है, डिफिशियंसी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए जो भी खाद दे रहे हैं वो आपको आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट पूरी करते रहनी चाहिए। अब अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं लागत। 1 एकड़ में तकरीबन आपको 30,000 रुपये के आसपास खर्च लगेगा यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो लगभग दोस्तों 15 रुपये केजी से लेके 60 रुपये 70 रुपये केजी तक का रेट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को 30-40 रुपये केजी का रेट मिल जाता है। यदि आप बरसात के दिनों पर गिलकी की खेती करते हैं तो रेट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल, तो 5 से 6 महीने बड़े आराम से लाइफ साइकिल मानी जाती। 5-6 महीने बड़े आराम से गिलकी की फसल चल जाती है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो प्रोडक्शन है गिलकी की एक ऐसी फसल है, यदि वायरस नहीं आता है और वायरस ना आए तो इसके लिए हमने तरीका तो बतला ही दिया बीच में, ट्राइकोडर्मा भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए और फसल चक्र आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो फसल जितनी ज़्यादा आप क्यूरेटिव तरीके से, प्रिवेंटिव तरीके से कीट मुक्त करेंगे, प्रिवेंटिव रूप से कीटों की रोकथाम करेंगे, उतनी शानदार तरीके से आपकी फसल ग्रोथ लेगी और रोग बीमारी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि फसल स्वस्थ रहती है तो कम से कम 140 से 150 कुंटल आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो गिलकी की जो फसल है सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 2 लाख रुपए, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। और यदि बाजार भाव और भी अच्छे मिलते हैं तो आप 3 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया स्पंज गोर्ड फार्मिंग यानी गिलकी की सफल वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ शेयर की। आपके मन में फिर भी कोई सवाल हैं और एक समस्या और आती है, काफ़ी ज़्यादा किसानों के कॉमेंट्स भी आते हैं कि गिलकी की जो फल है टेढ़ापन की समस्या आती है, तो इसके लिए जो 2 और तीसरी जो खाद है यानी सेकंड कॉम्बिनेशन और थर्ड कॉम्बिनेशन पर बोरॉन 20% वाला 1 किलोग्राम मिक्स करके आप खाद के साथ दे दीजिए और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेंगे। यानी बोरॉन से चमक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो इन बातों को ध्यान रखें, इस प्रकार गिलकी की खेती करें। गिलकी एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत पर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो आपके मन में फिर भी कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार यदि जानकारी और भी चाहते हैं आगामी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।